नमस्कार। आप सभी का ई नव भारत में स्वागत है। आज का वीडियो एक ट्रेंड चेंजिंग वीडियो रहेगा और बहुत सारे बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकता है। हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी सीबीएसई का 10th का रिज़ल्ट आने वाला है। तो उन सब बच्चों के लिए मेरे पास एक रोड मैप भी है और एक एडवाइस भी। 14th या 15th तक सीबीएसई का 10th का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि जॉब्स इतनी टफ है, तो हर बच्चा कंपटीशन की तैयारी में लगेगा ताकि एक अच्छे कॉलेज में जाकर उसका एक अच्छा करियर बन पाए। तो कंपटीशन में चाहे वो साइंस होता है तो वो जेई या नीट की तैयारी करेगा, कॉमर्स है तो सी की तैयारी करेगा, आर्ट्स है तो क्लैट की तैयारी करेगा। तो सबके कंपटीशन के रिजल्ट के बेसिस पे उनको कॉलेज मिलेंगे, उनको करियर मिलेगा। तो सबसे मेरी क्या एडवाइस है कि आप 10th में अब तक स्कूल जाए गए, स्कूल में आपको एक बेस बनाया गया, बोर्ड्स के लिए आप तैयार किए गए, लेकिन अब आपका जो मेन फील्ड है, आपका जो मेन तैयारी है वो आपके कंपटीशन के लिए होनी चाहिए। चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीए हो, चाहे क्लैट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जो आप 12th के साथ फाइट करने वाली हो, सीयूईटी हो। तो आपका उसमें क्या स्कोर आता है, उससे आपका फ्यूचर डिफाइन होगा। 12th की मार्कशीट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म आपको देगी जिससे आप अपने कंपटीशन में बैठ पाएंगे या अपने कॉलेज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं दिला पाएगी। जैसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे 12th में 99% आ गए तो मुझे आईआईटी में जाना है, उसको जेई में नंबर लाने होंगे। या नीट में ये नहीं बोल सकता कि मेरे 98% आ गए 12th में तो मुझे एम्स में जाना है या एसएमएस में जाना है, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो नीट में जो गवर्नमेंट का कट ऑफ है वो क्लियर करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही सीए में है, ऐसे ही क्लैट में है, ऐसे ही सीयूईटी में, ऐसे ही किसी और कंपटीशन एग्जाम में है। मतलब कि आपके कंपटीशन के मार्क्स की वैल्यू ही की जाएगी। और 12th में अगर आपके जेई में 75% है, 50% है नीट के लिए, 50% है सीए के लिए, 60% ज़्यादा से ज़्यादा किसी अच्छे कॉलेज के लिए, उतना काफ़ी है। बहुत कम कॉलेज ऐसे हैं जो आपको परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन देंगे। तो आपका जो कंपटीशन का रिजल्ट है उसी से आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है, ये हम सबको पता है। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी भी गोल को पाने के लिए एक सही रोड मैप का होना ज़रूरी है। तो अगर आप 10th का रिज़ल्ट आने के बाद ये सोचते हैं कि अब मैं अपनी स्कूल में ही रहूं, मैं कहाँ तैयारी करूं, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता दिया है कि कंपटीशन की वैल्यू ज़्यादा है, आपके बोर्ड के मार्क वैल्यू कम है। तो आप अगर जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं उन बच्चों का जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको 75% मार्क्स लाना है जेई के लिए, और जेई मेंस और एडवांस में अच्छा स्कोर लाना है। बोर्ड्स में मार्क्स लाना इतना टफ नहीं है, लेकिन जेई में क्वालिफाई होना, एडवांस में क्वालिफाई होना बहुत टफ है। तो हमें क्या करना होगा, टफ चीज़ में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मेहनत लगानी होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आपको 10th के बाद हमारा एक कैंपेन ज्वाइन करना है, नो स्कूलिंग आफ्टर 10th या ओपन स्कूलिंग आफ्टर 10th। इससे क्या होगा, आपको स्कूल में जाने का जो टाइम है वो बच जाएगा। ओपन स्कूलिंग से मेरा मतलब है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो भी बच्चे 10th पास करते हैं इस बार, वो सब अपने आप को एनआईओएस बोर्ड में रजिस्टर करें। एनआईओएस बोर्ड क्या है? एनआईओएस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। It is a central government body which is acceptable all over the India and the globe. In every IIT, every AIMS, every SMS, आपका कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, आपका कोई भी लॉ कॉलेज हो, सभी जगह ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है। इसकी मार्कशीट में इट इज़ क्लियरली प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी इसको डिनाई नहीं कर सकती। फिर भी आपको अगर चेक करना है तो आप इसकी इक्विवेलेंसी इसकी वेबसाइट पर जाकर या एमएचआरडी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब आपको एनआईओएस ज्वाइन करने से क्या मिलेगा? नंबर वन, क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू करेगा इन 2 सालों में वो है आपका टाइम।
आपको एनआईओएस से मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम, वो टाइम जो आप स्कूल जाने में कंज्यूम करते थे अब तक, ऑटो में, स्कूल की क्लासेस में, इंटरवल में। लेकिन अभी ये 2 साल आपके 11th और 12th, आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसको हमें बहुत सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमें आराम करना है, अगर आराम और पढ़ाई नहीं करना तो वॉक करना है, मतलब कैसे भी अपने ऊपर काम करना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल स्टेट के ऊपर। तो उस सब के लिए अपने को क्या चाहिए? सफिशिएंट टाइम। अगर हम स्कूल जाएंगे तो 7-8 घंटे स्कूल के, उसके बाद आएंगे हमें रेस्ट चाहिए, उसके बाद आपको फिर कोचिंग जाना है, फिर वापस अगले दिन का स्कूल का काम करना है, तब तक रात हो जाएगी। तो क्या सिर्फ स्कूल अटेंड करने से या कोचिंग अटेंड करने से आपकी तैयारी हो जाएगी? नहीं होगी। तैयारी के लिए हमें चाहिए सेल्फ स्टडी। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसकी एक सफिशिएंट प्रैक्टिस। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ सैकड़ों या हज़ारों अच्छी सीटें हैं। तो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट क्या कराएगी? हमारी ज़्यादा मेहनत और हमारी बेटर स्ट्रेटजी। तो हमें हार्डवर्क के लिए क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम आपको सिर्फ एनआईओएस दे सकता है। एनआईओएस आपको कहेगा कि आपको जो स्कूल के 7-8 घंटे हैं वो हम बचाते हैं, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसीलिए डमी स्कूल का सहारा लेते हैं ताकि उनको स्कूल नहीं जाना पड़े और कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहें। लेकिन डमी स्कूल, पहली बात तो ये शुरू से इलीगल है, लेकिन अभी इस पर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो बहुत ज़्यादा हार्श है। क्योंकि डमी स्कूल का मतलब आप सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीबीएसई के नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम 75% अटेंडेंस स्कूल में मेंटेन करनी है, और डमी स्कूल में आप नहीं जाते, आपकी अटेंडेंस लगती रहती है। किसी दिन स्कूल में कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया या फिर आपको बोल दिया गया कि नहीं अब सीबीएसई ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा, तो आपको स्कूल आना है, तो हमारा टाइम, हमारी प्रिपरेशन वो सब गड़बड़ा जाएगी। तो आप डमी स्कूल वाला रास्ता मत चुनिए, क्योंकि वो अनसेफ है, वो अनश्योर है। कभी भी आपको स्कूल जाना पड़ सकता है और आपकी कंपटीशन का जो टाइम है, आपका जो वैल्यूएबल टाइम है 2 साल का, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो पहला बेनिफिट आपको एनआईओएस से ये मिलेगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तैयारी करें कंपटीशन की, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपको देना है, और पूरा फोकस और पूरी मेहनत उसमें करें। बोर्ड्स आपका सेकेंडरी है, कंपटीशन एग्ज़ाम आपका प्राइमरी है। दूसरा एनआईओएस से क्या बेनिफिट है? एनआईओएस में 11th नहीं होती। 11th नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि आपको 11th पढ़ना नहीं है, आपको इसका मतलब है कि 11th में आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधा आपको क्या देना है? 12th का एग्ज़ाम। तो जो बार बार आपको प्रिपरेशन में बार बार आपकी पढ़ाई छूट जाती है कि मैं कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा था लेकिन PT1 आ गए, PT2 आ गए, मिड टर्म आ गया, ये सब नहीं आएगा इसमें। इसमें डायरेक्ट 12th का एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको स्पेसिफिक रोड मैप बताने वाला हूँ कि एनआईओएस से आप कैसे 12th भी सिक्योर करेंगे और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाएंगे। तो देखते हैं। ये सभी बच्चों के लिए जो अभी 2026 में अपना 10th पास करने वाले हैं, ठीक है। एनआईओएस किसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं? हम उन बच्चों के लिए जो 2026 में 10th क्वालिफाई करने वाले हैं। आप सभी जने 2028 में कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे और बोर्ड्स में भी 2028 में बैठेंगे, ये 2 फैक्ट हैं। लेकिन एनआईओएस क्या कहता है? पहला, एक तो आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के तैयारी करें, आपको पूरा फोकस आपके कंपटीशन पे करना है। एनआईओएस क्या कहता है कि आप 2028 में एग्ज़ाम देंगे 12th का, उससे पहले भी हम आपको 3 चांस दे सकते हैं। 3 चांस किसके? आपके बोर्ड के। कौन सी क्लास के लिए? 12th के लिए, क्योंकि बोर्ड सिर्फ 12th में होता है। 3 चांस मैं लिख रहा हूँ आपके, और फिर मैं समझा भी दूंगा आपको। April 27, October 27
और अप्रैल 28, जिस साल में आपको अपना कंपटीशन एग्ज़ाम भी देना है और अपना बोर्ड भी देना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे NIOS आपको पहले ही 2028 में नहीं, 2027 में ही आपको बोर्ड से फ्री कर देगा। और आप जब आपका पीक टाइम होगा कंपटीशन का, तब आप सिर्फ कंपटीशन में तैयारी दे पाएंगे। तो NIOS आपको कहता है कि आप 12th का एग्ज़ाम दीजिए, आपका फाइनल एग्ज़ाम 28 में होगा, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को तोड़कर, बांट कर पहले भी दे सकते हैं। इसे कहते हैं स्टैगर्ड एग्जामिनेशन। सपोज अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं कि कोई बच्चा है जो जेई की तैयारी कर रहा है और 2028 अप्रैल में उसका जेई मेंस का अटैम्प्ट है और जनवरी 28 में उसका जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट है। हम ये मान लेते हैं उसके पास सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, क्योंकि वो मेंस की तैयारी कर रहा है, 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, और कोई भी एक ऑप्शनल पेपर हम बोल रहे हैं डेटा एंट्री के लिए। ये क्यों लेना ये भी समझाएंगे आपको। तो ये मान लेते हैं आपके 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और डेटा एंट्री, जो आपको 12th में एग्ज़ाम देना है। अब हमारा रोड मैप क्या कहता है कि आपका एग्ज़ाम फाइनल तो 12th अप्रैल 28 में होगा, लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि आप अप्रैल 27 में ही आपके 12th का एक पेपर दे दो। और वो कौन सा पेपर दो? इंग्लिश दो। हमने इंग्लिश को क्यों चुना? क्योंकि अभी 2026 अप्रैल है, 2027 अप्रैल तक आपका किसी भी कोचिंग में या खुद के पर्सनल पढ़ाई से सिर्फ 11th का कोर्स हो पाएगा, और NIOS आपका एग्ज़ाम ले रहा है 12th का। तो तब तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करो और इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लो। इंग्लिश, क्योंकि आप सभी जने मैक्सिमम CBSE से हैं, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है, इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है, NIOS में इंग्लिश का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्लस इंग्लिश की तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आप 15-20 दिन की तैयारी में भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में आप इंग्लिश का पेपर दे दो और उसमें अच्छा स्कोर कर लो, तो आपके पास बचेंगे अब 4 पेपर। इंग्लिश आपने दे दी है। फिर मैं आपको कहता हूँ कि अक्टूबर 27 में आपके तीनों बड़े पेपर आप दे दो। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये आपका बेस्ट टाइम है इन पेपर्स को क्लियर करने का। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अपना कोर्स सितंबर 27 तक करा देते हैं। तो जस्ट आपका कोर्स ख़त्म हुआ ही होगा, आपको एकदम याद होगा, आपको रिवीजन के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपको याद है तब हैंड टू हैंड जाकर एग्ज़ाम दो, ताकि आपको अच्छा रिकॉल हो सके और आप अपना बेस्ट दे सको। अभी ये एक इंटरप्शन है इसमें कि अगर आप का अप्रैल 27 में इंग्लिश में मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो पेपर भी आप इस अटेम्प्ट में दे दो, इम्प्रूव कर सकते हो आप। जैसे इंग्लिश में आपके 70 मार्क्स आ गए और आपने कहा कि ये कम है, आई कैन स्कोर बेटर, तो आप वापस इंग्लिश दे दो। अगर आपके मार्क्स इस बार कम आते हैं 60, तो 70 तो काउंट होंगे ही, और 80 आ जाते हैं तो 80 काउंट होंगे, मतलब बेटर ऑफ द टू। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि अगर आप पहले इंग्लिश में पास हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एक ही बार दे पाएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अक्टूबर 27 में इंग्लिश वापस दे दूंगा और फिर अप्रैल 28 में वापस इंग्लिश दे दूंगा। तो अगर आपके अप्रैल 27 नंबर कम आते हैं, आप अक्टूबर में पूरा ढंग से तैयारी करके दो, और आपको लगता है अक्टूबर में तैयारी नहीं हो पाएगी तो इंग्लिश मत दो अक्टूबर में, फिर आप अप्रैल में देना। लेकिन मेरे सबको लगता है कि हमारी गाइडेंस के साथ, और आप क्योंकि CBSE में है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले अटेम्प्ट में देना है इंग्लिश, दूसरा अटेम्प्ट में देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने दे दिए। हमारा गोल क्या है? 75% को क्रॉस करना है हमको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के एग्जाम आपने अक्टूबर में दे दिए। सपोजिंगली मान लेते हैं आपके 2 सब्जेक्ट के नंबर अच्छे आए और एक के कम आए। वैसे क्योंकि NIOS में पैटर्न बहुत सिंपल है, वो हम आगे बताऊंगा मैं आपको पेपर कैसा होता है, किसके मार्क्स कितने होते हैं। लेकिन बाय चांस फिर भी आपको लगता है कि मेरे एक में कम रह गए, तो आप वो सब्जेक्ट अप्रैल में दे सकते हैं। प्लस आपका जो लास्ट पेपर बचेगा, एक 5th पेपर, वो भी आप अप्रैल 28 में दे दीजिए। तो बेसिकली क्या करना है आपको, पहले अटेम्प्ट में अप्रैल 27 में आपको इंग्लिश का पेपर देना है,
फिर आपको अक्टूबर 27 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देना है। हमारे गाइडेंस के साथ आप इसी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। फिर भी बाय किसी भी चांस कि अनफॉर्चुनेट हो जाता है, आपके एक सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, दो में कम आते हैं, उसका एक और चांस आपको मिलेगा अप्रैल 28 में, वो आप दे सकते हैं। दोनों में से जो बेटर मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे। प्लस आपका जो एक पेपर हो जाएगा डेटा एंट्री, वो आप अपने फाइनल अटेम्प्ट में दें। आपके दो बेनिफिट हो गए। पहला, एक तो आपके पेपर स्प्लिट हो गए, और दूसरा आपको पेपर तब मिल रहे हैं देने को जब आपके पास बेस्ट मौका है स्कोर करने का, जस्ट आपने अपना प्रिपरेशन पूरा किया है। ठीक है, ये बेनिफिट तो अपने को ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। अब लेकिन मेन बेनिफिट क्या हो रहे हैं, उससे पहले बीच में एक सवाल आता है बच्चों का कि डेटा एंट्री भी हम पहले नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने 26 में 10th किया है, तो आप 28 में ही 12th करोगे। दिस इज 10+2, तो आपको एक पेपर छोड़ना पड़ेगा ताकि आपकी 12th पूरी ना हो। तो एक पेपर आप वही छोड़ो जो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े लास्ट में, और आपका फोकस कंपटीशन चलता रहे, वो है पेपर डेटा एंट्री का। तो इस पैटर्न में आप अपने 12th का एग्ज़ाम दो। 11th देने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह 12th की मार्कशीट मांगी जाती है। तो ये एग्ज़ाम आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश डेटा एंट्री का ऐसे देना है। अब इस पैटर्न को फॉलो करके फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखो आप। इस पैटर्न को हमने फॉलो किया। इस पैटर्न से क्या हो रहा है, हमें अक्टूबर में ही बोर्ड से फ्री हो रहे हैं, दिख रहा है सबको। अब आपका जेई का अटैम्प्ट कब है? जनवरी में। अगला अटैम्प्ट कब है? अप्रैल में। एडवांस कब है? मई में। तो आपको नवंबर से लेकर जो मई तक का टाइम है, नवंबर से लेकर मई तक आप सिर्फ किसकी तैयारी करो? आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की, आपके जेई की। क्यों? क्योंकि आप अक्टूबर में ही अपने बोर्ड से फ्री हो गए हैं। अब तक क्या हो रहा था, आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने सीनियर से पूछेंगे, तो वो नवंबर तक तो तैयारी करते हैं जेई की, और फिर दिसंबर से लग जाते हैं बोर्ड में, क्योंकि फरवरी में बोर्ड होता है और जनवरी में ही मेंस है। तो ये कॉन्फिडेंट हो जाता है, मैं बोर्ड्स पढ़ूँ जेई पढ़ूँ, बोर्ड्स पढ़ूँ जेई पढ़ूँ। इस चक्कर में ना बोर्ड्स हो पाता है ना जेई। अभी क्या है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, आप अक्टूबर में ही बोर्ड से फ्री हो गए। तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सिर्फ अपने जेई की तैयारी करें, सिंगल गोल। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको NIOS स्टैगर्ड एग्ज़ाम दे रहा है, 3 टुकड़े में आपको एग्ज़ाम देकर अपने बोर्ड से फ्री कर। नंबर 2 क्या बेनिफिट है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा टाइम मिल रहा है। नंबर 3 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपने जो अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आपको दिसंबर में मिल जाएगा। तो आपके मेंस देने से पहले आपको पता होगा कि मैं 75% से ऊपर हूं या नीचे हूं। अगर आप ऊपर हैं तो बोर्ड से वैसे ही फ्री हो गए, तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे सिर्फ अब कॉम्पिटिशन तैयारी करनी है। और बाय चांस, किसी भी चांस से, अनफॉर्चुनेट 0.1% चांस से आपके 75% से कम रह जाते हैं, तो भी आपके माइंड में क्लियर होगा कि मेरे को जो एक अटेम्प्ट बचा है अप्रैल 28, उसमें वो पेपर इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपना 75% पूरा कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, हमारे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। जो बच्चों का लास्ट में रिजल्ट आता है उनको लगता है मेरे 75% कम है, अब मैं तो जेई में नहीं बैठ सकता, मुझे एक साल ड्रॉप करके अगले साल इंप्रूव करना होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसको पहले ही पता है कि मेरे कितने परसेंटेज आ रहे हैं, तो उसको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के एक साल की कीमत बहुत ज़्यादा है उसके करियर में, तो वो एक साल पूरा NIOS बचाएगा। प्लस उसका मेंटल स्टेट में जो बर्डन है इतना कंपटीशन के चक्कर में या इतने इंटेंस पढ़ाई के चक्कर में, वो बहुत कम हो जाएगा। ये दो बहुत बड़े गिफ्ट हैं, एक तो मेंटल पीस और दूसरा एक्स्ट्रा टाइम, जिससे आप अपने कंपटीशन पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी टॉपर से पूछिए कि अगर आपको नवंबर से मई तक सिर्फ कंपटीशन तैयारी करने को टाइम मिले, तो वो बताएगा कि उसकी रैंक कितनी इंप्रूव हो सकती है। जो रैंक 500 आई है वो 50 हो सकती है, जो 5000 आई है वो 500 हो सकती है। तो दो बेनिफिट
अब तक आपको बता दिए मैंने। एक तो आपको टुकड़ों में एग्ज़ाम देना है और आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा टाइम बचेगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि NIOS का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, NIOS में किसका कितना वेटेज होता है, वो सुनिए। हम सब जानते हैं कि हर बोर्ड में कुछ इंटरनल मार्क्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, कुछ थ्योरी मार्क्स होते हैं। NIOS में भी ऐसे ही है, कुछ आपके इंटरनल मार्क्स हैं, कुछ आपके थ्योरी मार्क्स हैं और कुछ आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। अब आपको कैसे बाइफरकेट किया जा रहा है इसको, ये देखिए। आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, डेटा एंट्री, ठीक है। इसमें 3 तरह की मार्किंग हो गई। पहला इंटरनल मार्किंग, दूसरा प्रैक्टिकल मार्किंग और तीसरा जो हम फाइनल एग्जाम देते हैं थ्योरी मार्किंग, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और डेटा एंट्री, इसमें प्रैक्टिकल किस में हुआ? एक तो फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में और एक डेटा एंट्री में। तो पहले अपन लिख लेते हैं मार्क्स। प्रैक्टिकल के फिजिक्स 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का होगा, डेटा एंट्री 60 मार्क्स का होगा। अब थ्योरी कितना बच गया? 80, 80, 40। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होगा तो थ्योरी कितना हो गया? 100, 100। तो ये तो 100 टोटल हो गया। अब इंटरनल मार्क्स क्या? तो इंटरनल मार्क्स क्या होता है? 20% ऑफ थ्योरी। जितने मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा उसका 20%, मतलब फिजिक्स में इंटरनल कितना हो गया? 16, केमिस्ट्री में 16, मैथ्स में 20, इंग्लिश में 20, डेटा एंट्री में 8। अभी टोटल तो 100 से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपके जो थ्योरी में मार्क्स आए हैं 80 में से मान लीजिए आपके नंबर आए हैं 60, तो उसका 80% निकालते हैं। तो 80 में से 60 है, तो मतलब 64 में से कितने हो गए? 48, प्लस आपके इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़ते हैं, 20 और 16 36, तो यहाँ के हो गए 84 आउट ऑफ 100। जबकि आपके आए कितने थे? 60 आउट ऑफ 80। अगर से प्रैक्टिकल जोड़ते तो 80 आउट ऑफ 100 होते, लेकिन TMA चक्कर में आपके 4 मार्क्स और बढ़ गए। तो आपके 3 पैटर्न में आपके मार्क्स एवेल्यूएट होंगे और उनका टोटल मिलके आपकी फाइनल मार्कशीट बनेगी। थ्योरी एग्जाम इतने मार्क्स के होंगे, फिर उनका 80% निकलेगा और उसमें TMA ऐड होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मार्क्स का बाइफरकेशन कि आपके मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसी के सवाल को अपन यही आंसर कर देते हैं कि हमने 5th पेपर डेटा एंट्री क्यों रखा। क्यों रखा? क्योंकि इसमें 68 मार्क्स इंटरनल है, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 8 मार्क्स का असाइनमेंट है। तो 100 में से 68 तो आपके वैसे ही आ गए, 75 आपको चाहिए JEE के लिए। अब आपको बचे हुए 40 में स्कोर करना है। 40 में अब डेटा एंट्री का सिलेबस समझते हैं अपन। तो डेटा एंट्री में सिर्फ 6 चैप्टर आते हैं। कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर कंप्यूटर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। दूसरा चैप्टर MS वर्ड क्या होता है। तीसरे चैप्टर में MS वर्ड की एप्लीकेशन। चौथा चैप्टर पावर पॉइंट क्या होता है। पांचवा चैप्टर एक्सेल क्या होता है और छठा चैप्टर इंटरनेट क्या होता है। मतलब इतना बेसिक कंप्यूटर जो 6th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, वो 12th में दे रहे हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड से हमने देखा है कि हर बच्चे के डेटा एंट्री में लगभग 95% मार्क्स से ज़्यादा आते हैं। ये तो बहुत छोटा सिलेबस है और सालों से पढ़ते हैं और हर बच्चे को आता है। ये कंप्यूटर का युग है, सब बच्चे कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं। इसलिए हम 5th पेपर डेटा एंट्री दिलाते हैं, फिजिकल एजुकेशन नहीं, क्योंकि डेटा एंट्री इज मच बेटर टू स्कोर। ओके, फिर PCM इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों का होता है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलने जा रहा है, इसका पेपर का पैटर्न। देखो आप, NIOS ये कहता है कि आपके पेपर को
हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब जितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर उतने ही मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर। तो NIOS में आपको मिलेगा 50% पेपर ऑब्जेक्टिव और 50% पेपर सब्जेक्टिव। आपके आधे क्वेश्चन, जैसे 80 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर है, तो 80 में से 40 आपको ऑब्जेक्टिव से लाना है और 40 आपको सब्जेक्टिव से लाना है। 50% ऑफ द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव और 50% विल बी सब्जेक्टिव। ये सभी में बराबर है। फिजिक्स है तो 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, इंग्लिश और मैथ्स है तो 50-50 दोनों। मतलब आप 2 साल से कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं और 50% आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिल रहा है, तो आप कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये तो समझ लीजिए भी IPL चल रहा है और कोई बैट्समैन है जिसको स्लॉट की बॉल पे छक्का मारता है और उसको बॉलर ने स्लॉट की बॉल ही डाल दी, तो छक्के के मारने के चांस बहुत ज़्यादा है। वैसे ही आप अब तक ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो और आपको ऑब्जेक्टिव ही मिल रहा है पेपर भी, तो आप कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे, प्लस कितने कम टाइम में पेपर कर पाओगे। तो NIOS जिसकी तैयारी आप करते आ रहे हो उसी तैयारी पर परीक्षा ले रहा है, तो हम हर बॉल पे छक्का मारेंगे। आपको 3 टुकड़ों में एग्जाम देना है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपका पेपर भी आपके पैटर्न पे आ रहा है और जो पेपर का लेवल है वो CBSE से काफ़ी लो है, तो 75% नंबर लाना बहुत ईजी है। प्लस आपके 36% मार्क्स तो इंटरनल्स के हैं, टीम और प्रैक्टिकल मिला के। 70 में 36 वो आ गए, 70 में लाना कितना आसान हो गया। 3 टुकड़ों में दे दो, किसी नंबर कम आए तो वापस दे दो। पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, पेपर का लेवल कम है, स्कूल जाना नहीं है, अक्टूबर में फ्री हो रहे हैं, सिर्फ कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो कितना हमारे लिए सिंप्लीफाई हो गया। अब एक लास्ट इसको करके अपन इसको फिनिश करते हैं कि इसमें जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में सिर्फ 12th का आता है या 11th का भी आता है। तो उसमें क्योंकि आप NIOS से डायरेक्ट 12th कर रहे हो तो आपको 11th और 12th दोनों का ही प्रिपरेशन करके फिर बोर्ड्स देना होता है। इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस NIOS में 11th के भी आते हैं और कुछ 12th के भी। 11th के मैक्सिमम चैप्टर्स का एवोल्यूशन वो लोग असाइनमेंट से कर लेते हैं, इसलिए मेन पेपर में नहीं आते हैं। 12th में फिजिक्स में कुछ 5 चैप्टर 11th के काउंट होते हैं और अगर मैथ्स में जाए तो 4 चैप्टर होते हैं। कम है पोर्शन, लेकिन 11th का भी कुछ पोर्शन आपको पूछा जाएगा 12th के बोर्ड्स में। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर है, 3 बार का एग्ज़ाम है, तो आपको काफ़ी सिंपल होगा इसकी तैयारी करना। अब आपको समझ आएगा कि NIOS में कितने बेनिफिट है, और सबसे बड़ा बेनिफिट है फीस का। अब तक हमने स्टूडेंट्स के बेनिफिट की बात करी, लेकिन अब हमें पेरेंट्स के बेनिफिट की बात करनी होगी। पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप तैयारी करा रहे हैं आजकल, अपने शहर से अपने गांव से बाहर भेज के बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, तो बच्चों की हाई फीस, हॉस्टल की फ़ीस, बच्चों के डेली एक्सपेंस, इसमें बहुत खर्चा हो जाता है। उसके बाद आपको बोला जाए 40-50 हज़ार पर ईयर आपको बोर्ड्स के भी देने हैं, जिसमें बच्चे को जाना नहीं है, डमी रहेगा, तो क्या फ़ायदा उसका। NIOS का फ़ीस बहुत नॉमिनल है, बहुत ही कम फीस में आप 11-12 दोनों कर सकते हैं। तो फीस का बेनिफिट ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। प्लस बच्चों को मेंटल पीस मिल रहा है, आपको ये डर नहीं रहेगा कि बच्चे पे मेरा कितना बर्डन है, वो बर्डन फ्री कर रहे हैं हम आपका। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि उनके बच्चों पे बर्डन ना आए, वो पूरी उम्र इसी के लिए मेहनत करते हैं। प्लस उनकी फ़ीस भी बच जाएगी, जो आगे जाके वो सही जगह इन्वेस्ट करके अपने बच्चों को ही काबिल बनाने में खर्च कर सकते हैं। तो 2 बड़े बेनिफिट इसमें पेरेंट्स को भी मिल रहे हैं। तो NIOS के लगभग सभी बेनिफिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब NIOS में एडमिशन कैसे होता है और आपको ई-नवभारत से जुड़ के एडमिशन क्यों कराना है, उसके क्या फ़ायदे हैं वो देखें। ई-नवभारत नवभारत क्लासेस के नाम से 1989 से जयपुर में है, और हम बहुत पहले से, मेरे ग्रैंडफादर इस बिज़नेस को देखते थे और बहुत पहले से NIOS से जुड़े हुए हैं, करीबन 95-96 से। हर साल हमने सैकड़ों हज़ारों बच्चों को NIOS से 10th-12th कराया है।
एक लेगेसी है हमारे पास, हमें एक बार ऐसे एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि एनआईओएस में कैसे डील किया जाता है, एनआईओएस में कैसे मार्क्स लाए जाते हैं, एनआईओएस में कैसे इनरोल किया जाता है। तो इसलिए आप इन नंबर से जुड़ें, हमारे पास रिजल्ट चेक कर सकते हैं, हमारे बारे में पता कर सकते हैं, और एनआईओएस को एक फिक्स्ड पैटर्न से हमसे जुड़कर एक अच्छा मार्क्स अचीव करके अपना करियर बना सकते हैं। अब एनआईओएस में टोटल 5 या 6 स्टेप होते हैं जो बच्चा गुजरता है, जिससे पहला स्टेप होता है उसका एनआईओएस में एडमिशन, जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन हम करके देंगे। आपको हमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे इस लिंक में, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, प्लस आपका गोल डालना है, ताकि आपके गोल के अकॉर्डिंग हम आपको सब्जेक्ट सजेस्ट कर पाएँ। अगर आप साइंस से बायो है तो सब्जेक्ट सिंपल बताना, लेकिन कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चे हैं तो फिर आपको हम बता देंगे कि आपके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो इस फॉर्म में आपको अपना सिर्फ नेम, फादर नेम, मदर नेम और अपना गोल और अपनी सिटी भरनी है, बाकी सजेस्ट हम आपको करेंगे। प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट एनआईओएस में मेन अपलोड करने होते हैं। आपकी 10th की मार्कशीट, मतलब जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो, आपका आधार कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ के लिए जिस पे आपकी बुक्स डिलीवर होगी, आपका फ़ोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर। प्लस आप हमें अपने फॉर्म में, जो हम गूगल फॉर्म भेजेंगे, उसमें आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डालें, जिससे हम रजिस्टर कर पाएँ। जैसे ही आप हमें ये डिटेल शेयर करेंगे, इससे हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ओटीपी आएगा एनआईओएस से, आपकी ईमेल आईडी पर भी, आपके मोबाइल नंबर पर भी, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन बोर्ड में ही हो रहा है और आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। रजिस्ट्रेशन आपका होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई पे जाते हैं और आपका फॉर्म कंफर्म होता है। फिर आपका रोल नंबर जनरेट होता है, उसी के साथ आपको आईडी कार्ड मिलता है। तो ये पूरा जो फर्स्ट स्टेप है, ये आपका एडमिशन प्रोसेस है। ये पूरा आपकी नवारा टीम कोशिश करेगी कि ये पूरा प्रोसेस आपका 2 से 3 दिन में हो जाए। आपका फॉर्म जिस दिन आपने हमारे को गूगल फॉर्म भेजा उसी दिन भरा जाए, 2 दिनों के अंदर आपका बोर्ड से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, आपका फॉर्म कंफर्म हो जाए, आपका आईडी कार्ड आ जाए, आप रिलैक्स हो जाओ कि अब मेरा एडमिशन एनआईओएस में हो चुका है, 12th का टेंशन फ्री, अपन से अब कॉम्पिटिशन में ध्यान देंगे। फिर आपको जो सेकंड बेनिफिट है, एनआईओएस ही आपको बुक्स देता है। तो हम क्या करेंगे, हर 15 दिन का एक बैच बना के एनआईओएस को भेज देंगे कि हमें इन 15 दिन का, 1 से 15 अप्रैल तक के बच्चों का बुक्स अब आप डिलीवर कर दो, फिर 15 से 30 अप्रैल डिलीवर कर दो। क्यों? क्योंकि एनआईओएस में बुक्स आपने कमेंट देखे होंगे कि नहीं आती है, लेट आती है, लेकिन नवभारत इंश्योर करेगा, और नवभारत का टाइप भी है, उससे आपको एक्सक्लूसिव जो बुक्स हैं वो आपको जल्दी मिल जाएगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर प्रोसेस फास्ट और स्मूथ हो। आपका रजिस्ट्रेशन होते ही 3 दिन में रोल नंबर मिल जाए, 15 दिन में बुक्स मिल जाए। बुक्स के बाद आपका होगा असाइनमेंट, जो कि ऑनलाइन होगा। कैसे आंसर्स करने हैं, कैसे उसमें प्रेजेंट करना है, वो हम आपको तैयार कराएंगे। फिर होगा आपका पीसीपी और फिर होगा प्रैक्टिकल। पीसीपी मतलब आपको 5 क्लासेस प्रैक्टिकल की अटेंड करनी होती है। एनआईओएस के पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट है जो प्रैक्टिकल कराते हैं, और नवभारत के भी पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जो प्रैक्टिकल टाइप हैं। तो आपको पीसीपी और प्रैक्टिकल में अच्छा वो लोग गाइड कर देंगे और पूरा बताएंगे कि कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाए जाते हैं। और फिर लास्ट में आपका होगा थ्योरी एग्ज़ाम, जो आपको 3 टुकड़ों में देना है। तो एनआईओएस का पूरा प्रोसेस में नवभारत टीम आपके साथ 2 साल जुड़ी रहेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके बोर्ड्स कब हो गए और आपके 75% नंबर कब आ गए। हम ये पूरा एफर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करें कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे इंडिया के हो चाहे इंडिया के बाहर, और अच्छा करियर बनाएं। हम जितना उनको बोर्ड में असिस्टेंस कर सकते हैं वो हम करेंगे। अगर आपको ये एनआईओएस का पूरा प्रोसेस समझ आ गया है और अगर कोई भी डाउट फिर भी रह गया है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए 9784722225। कांटेक्ट करने से पहले मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, आप पहले गूगल फॉर्म भरें, ताकि हमें पता चल जाएगा आपका गोल क्या है, उस हिसाब से हम आपको गाइड कर पाएंगे। कोई भी डाउट रह जाता है अगर, फिर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बोर्ड को चुनकर अपने कंपटीशन की निश्चिंत होकर तैयारी करें, आपके पेरेंट्स को भी टेंशन से मुक्त करें,
फीस के हाई बर्डन से मुक्त करें और अपने को एक्स्ट्रा टाइम दें और एक सिंगल गोल दें कि मुझे जेई में, नीट में, सीए में, क्लेट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। सभी को ऑल द बेस्ट और नमस्कार।